दोस्तों, बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि आज मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, किसी चीज़ को लेके घबराहट हो रही है। ये एंग्ज़ायटी जो होती है, एक नॉर्मल इमोशन है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब हम एंग्ज़ियस महसूस करते हैं, जिसे हम एंग्ज़ायटी कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो घबराहट की एक फ़ीलिंग होती है, डर की एक फ़ीलिंग होती है, बेचैनी की एक फ़ीलिंग होती है। अगर ये कुछ नॉर्मल अपने लेवल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहने लगे, हर चीज़ को लेके डर बना रहे, हमेशा घबराहट का दिमाग में रहे कि हर चीज़ से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तब इसे नाम दिया गया है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का। ये एक मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से डेली लाइफ़ आपकी ख़राब हो सकती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बिल्कुल ख़राब हो सकती है। तो आज का ये टॉपिक इसी एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के बारे में। ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर क्या होता है? क्या कारण है जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी कुछ लोगों में ज़्यादा होती है? क्या लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि इस पेशेंट को एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है? किस तरह से डायग्नोसिस बनाया जाता है? और फाइनली क्या ट्रीटमेंट एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया है, तो क्या ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट रहेगा? इन सभी बातों पे आज बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। इस चैनल पे हमारा एम है आप तक ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाने के लिए हिंदी भाषा में, ताकि सबको समझ में आ सके। ये जो टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है साइंटिफिक, वो आम भाषा में आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एंजाइटी होती क्यों है? क्या है वो कारण जिनकी वजह से एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है या एंजाइटी डिसऑर्डर से पेशेंट परेशान हो जाता है? ये कारण होते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का कुछ हद तक रोल है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार पेरेंट्स में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो बच्चे को होने के थोड़े चांसेस हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसके पेरेंट्स को एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बट जेनेटिक्स डेफिनेटली कुछ रोल प्ले करते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं बट थोड़ा बहुत रोल जेनेटिक्स का है। इसके बाद मेजर लाइफ इवेंट्स, अगर कोई बहुत मेजर लाइफ इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि डिवोर्स या नई कोई जॉब लगी है या फिर किसी की डेथ हो गई है क्लोज्ड वन की, तो उसके बाद भी एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर चाइल्डहुड में पेरेंटिंग जो है बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रही है या फिर बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड रही है, इन दोनों ही एक्सट्रीम केसेस में बच्चे के मन पे जो असर पड़ता है वो साइकोलॉजी में आगे चल के एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकता है। इसके बाद फिजिकल ट्रॉमा या मेंटल ट्रॉमा बहुत लंबे समय तक रहा है, मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल ट्रॉमा एक्सीडेंट के फॉर्म में या किसी बीमारी के फॉर्म में हुआ है, तो वो भी एंजाइटी को जन्म देता है और ऐसे पेशेंट्स एंजाइटी डिसऑर्डर के होने के चांस उनके बढ़ जाते हैं। डाइट में अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाता है, तो जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। वो है अल्कोहल, निकोटीन और कैफ़ीन। जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करते हैं कॉफ़ी के रूप में या चाय के रूप में, और या फिर अल्कोहलिक है या फिर सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनमें एंजाइटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। क्या सिम्टम होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के? जो पेशेंट्स एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं, उनमें जो लक्षण देखे गए हैं उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इमोशनल, फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स। इनको एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होते हैं ये। जहाँ तक बात है इमोशनल सिम्टम्स की, वो ऑब्वियस है। एंजाइटी में घबराहट होना, बेचैनी होना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, नर्वसनेस रहना, एक फ़ियर रहना कि जो भी मेरे साथ आगे लाइफ इवेंट होने वाला है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसको लेके एक घबराहट सी बनी रहना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है एंजाइटी न्यूरोसिस के। जिन पेशेंट्स को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो अपना जो सेंस ऑफ वरी है, किसी भी चीज़ को लेके चिंता है, उस फीलिंग को वो छुपा नहीं पाते। बहुत ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऐसे पेशेंट हमेशा चिंता में दिखाई देते हैं और उनके जो बिहेवियर चेंजेस आए हैं एंजाइटी की वजह से, वो बहुत सामने हमें दिखाई दे जाते हैं कि इस पेशेंट को एंजाइटी ज़्यादा रहती है। बार बार चिंता करना वो ज़्यादा शो करते हैं। अपने आप को जो अंदर स्ट्रेस और तनाव है वो छुपा नहीं पाते, वो सामने आ ही जाता है। तो ये है कुछ लक्षण, इमोशनल लक्षण जो एंजाइटी डिसऑर्डर में देखे जाते हैं। इसके बाद कुछ फिजिकल लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एंजाइटी सिर्फ दिमाग से रिलेटेड बीमारी है और सिर्फ मेंटल थॉट प्रोसेस पे ही इसका असर पड़ेगा। हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है, इमोशनल हो, हमारा थॉट प्रोसेस हो,
या किसी भी की तरह की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव थिंकिंग चल रही होती है, उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे डायरेक्ट असर पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंजाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट को जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, वो इसका प्राइम एग्जाम्पल है। एंजाइटी वाले पेशेंट, उनकी हार्ट रेट बहुत तेज़ रहती है, पाल्पिटेशंस होता है, हमेशा उनको दिल में रखता है कि धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, धड़कन बढ़ रही है। और आपने देखा भी होगा, अक्सर ऐसे पेशेंट कहते हैं कि यार बहुत घबराहट हो रही है, धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही है दिल की, कि आगे मेरे साथ जो भी होने वाला है उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसके अलावा उन्हें स्वेटिंग आ सकती है, हाथ पैर ठंडे पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। गैस्ट्रिक सिम्टम बहुत कॉमन है, पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होना, पेट में ऐसा लगना कि बाहर आ जाएगा खाना, नौजिया या वॉमिटिंग, इस तरह की सिकनेस वाली फीलिंग आना, ये सारे सिम्टम, फिजिकल सिम्टम जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर में हो सकते हैं। पेट से ही रिलेटेड डायरिया भी अक्सर देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स को। कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे एंजाइटी उनकी बढ़ जाती है, उन्हें लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, ये भी आपने कॉमनली देखा होगा। तो ये सारे हुए फिजिकल सिम्टम्स। इसके बाद आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, ब्रेन में हमारा जो पार्ट है ब्रेन का, जो हमें थॉट प्रोसेस, जजमेंट और मेमोरी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो पार्ट है उसे हम कॉग्निशन वाला पार्ट कहते हैं। और जब एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो कॉग्निशन पे भी असर पड़ता है, लर्निंग हमारी ख़राब हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर में, मेमोरी पे असर पड़ सकता है, डिसीजन मेकिंग में असर पड़ सकता है, जजमेंट में असर पड़ सकता है। तो इस तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर का इमोशनल, फिजिकल और कॉग्निटिव, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई लक्षणों की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है एक एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट का। देखिए, जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है तो अक्सर ऐसा होता है वो अपनी फिजिकल जो सिम्टम्स मैंने बताए वो लेके आता है कि सर बहुत पेट में गड़बड़ रहती है, मैं अक्सर घबरा जाता हूँ, कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे मुझे डर लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे मैं कँपकँपी आने लग जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके ये लक्षण सुन के ही आइडिया हो जाता है कि इन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर भी कुछ प्रॉपर असेसमेंट टेस्ट हैं, जैसे कि GAD-7, ये है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर 7 क्वेश्चनेयर। ये क्वेश्चनेयर्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं सीरीज़ में, और जब आंसर देता है पेशेंट उन क्वेश्चंस के, उन आंसर के बेसिस पे डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इस पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चनेयर्स हैं, कुछ और भी असेसमेंट टूल्स हैं जिनके बेसिस पे डायग्नोसिस हो जाता है, पर ज़्यादातर क्लिनिकल हिस्ट्री लेने से और बात करने से ही पता चल जाता है कि इस पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह से डायग्नोसिस जब हो गया है एंजाइटी डिसऑर्डर का, तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर का बात करें तो सबसे पहले मेडिसिन आती है। डेफिनेटली कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे एंजाइटी लेवल कम होता है और पेशेंट की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैम्पर हो रही हैं एंजाइटी की वजह से, वो रूटीन में वापस आ सकती है। इन मेडिसिन में नंबर 1 है कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन क्लास की जो ड्रग्स होती हैं, क्लोबाजाम या एटिजोलाम कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इनसे एंजाइटी लेवल कम होता है और ना सिर्फ मानसिक लक्षण जैसे कि घबराहट रहना, हमेशा बेचैनी रहना, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जैसे कि हार्ट रेट तेज हो जाना, ये सारे सिम्टम भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइटी पेशेंट्स में कुछ पार्ट डिप्रेशन का भी होता है। अगर हम देखें कि एंजाइटी का कोई पेशेंट है और कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही रहेगा या एंजाइटी के पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी ही रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्स सिम्टम होते हैं। प्रीडोमिनेंटली जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, वहाँ पे डिप्रेशन का एलिमेंट भी कॉमनली हम देख सकते हैं। और इसी तरह से डिप्रेशन का जो पेशेंट है, जो डिप्रेसिव इलनेस है, उनमें एंजाइटी का भी एलिमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए एंजाइटी वाले पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट भी हेल्प करती है। एंटी डिप्रेसेंट में जो सबसे कॉमनली यूज होता है उसे कहते हैं SSRI, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये सेरोटोनिन नाम का जो एक केमिकल हमारे दिमाग में है, उसे ठीक करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन है वो इमोशन कम होता है और हैप्पीनेस का इमोशन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स कॉमन है, वो दिया जाता है। जिनमें फिजिकल सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा है, घबराहट ज़्यादा है, उन पेशेंट्स को प्रोप्रेनोलॉल या अन्य बीटा ब्लॉकर देके उन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये तो है कुछ मेडिसिन्स जिनसे एंजाइटी डिसऑर्डर को हम कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मेडिसिन्स पे कम से कम पेशेंट को डाला जाए, और जो अन्य हमारे साइकियाट्रिक दोस्त हैं उनकी भी कोशिश यही रहती है कि मेडिसिन्स कम हो और पेशेंट खुद से अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ की तरफ जाएं, ताकि मेडिसिन्स की ज़रूरत कम पड़े और हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं, जिनके बारे में अब मैं आगे बताऊंगा आपको, उनकी तरफ ज़्यादा जाएं, ताकि आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना रहें। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनमें सबसे नंबर 1 है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी कई तरह का होता है, जिसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। माइंडफुलनेस क्या है, अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट जो मोमेंट है उसे पूरी तरह से उस पर फोकस करना, ये माइंडफुलनेस कहलाती है। और आजकल बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस की, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। इसी तरह से मेडिटेशन भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी न्यूरोसिस या दूसरी जो मेंटल इलनेसेस हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, इन सब से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इन सब टेक्निक्स। इसके बाद योगा, जो हमारा एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है योगा की, जिसे पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है। योगा बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इस तरह के योग होते हैं जो आपके न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ये सब चीज़ों से भी हैप्पी हार्मोन्स और रिलैक्सिंग हार्मोन्स एंडोर्फिन्स ये रिलीज होते हैं, जो आपके एंजाइटी को डेफिनेटली कम करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेशेंट की थॉट प्रोसेस को असेस किया जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा, और कोशिश की जाती है उस थॉट प्रोसेस पे काम करने की, उस थॉट प्रोसेस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की, ताकि एंजाइटी का एलिमेंट है वो हमारे थॉट प्रोसेस से ख़त्म हो सके। कुछ केसेस में जहाँ एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ये असेस कर चुके हैं कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत ही सही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का रास्ता अपनाने के बजाय अगर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली एंजाइटी हमारे माइंड से कम होगी। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसा मैंने बताया, एक्सरसाइज। इसके बाद स्लीप का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली एंजाइटी बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप लें। हेल्दी स्लीप के लिए हमारा एक वीडियो भी है न्यूरोमेड टॉक्स पे, आप उसको देखें कि किस तरह से कुछ सिंपल टिप्स अपना के एक अच्छी साउंड नींद ली जा सकती है। डाइटरी चेंजेस की बात करें तो हेल्दी डाइट तो लेना ही है, वो आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सारी हेल्थ के लिए एक डाइट का अच्छा होना बिल्कुल ज़रूरी है। डाइट में स्पेसिफिकली बात करें तो कैफीन इंटेक को कम करना है, चाय कॉफ़ी की मात्रा को कम करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग ये तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है, क्योंकि ये आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो मेन कारण है वो अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग हो सकता है। एंजाइटी भी हो सकती है अगर अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग ज़्यादा है। तो इन सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम एंजाइटी को हरा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें हमने बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस बनता है और ट्रीटमेंट कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर करें, जिन पेशेंट को एंजाइटी की प्रॉब्लम है मैक्सिमम उनको शेयर करें ताकि उन्हें हेल्प मिले। हमारा प्रयास है कि इस तरह के वीडियोस जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दें, अवेयरनेस क्रिएट करें ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।